नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में नहीं छिपाने में रुचि, प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्विटर पर एक अस्पताल में भरे पानी में काम कर रहे लोगों का एक वीडियो अपलोड किया और लिखा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। आपने बरेली, गोरखपुर के अस्पतालों में भी अव्यवस्थाएं देखी। लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बयान देने वाले सीएम की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि यूपी के दो प्रमुख नगरों लखनऊ और गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो जाने की खबरें हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की ये स्थिति चिंताजनक है। 3 महीने पहले सरकार के समक्ष उठाई गई चिंताएं आज हकीकत के रूप में सामने आ रही हैं। दरअसल महोबा जिले में मंगलवार को ही मूसलाधार बारिश की वजह से महोबा का जिला अस्पताल टापू में तब्दील हो गया था। पूरे अस्पताल में लबालब पानी भरा था। जिला अस्पताल में तैनात के डॉक्टर रोहित सोरकर ने बताया कि अस्पताल में जल भराव की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बरसात के बंद होने के बाद तुरंत पानी को निकाल दिया गया, साथ ही पूरे परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की नफरत फैलाने की रीति नीति के बुरे नतीजे आने लगे, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की नफरत फैलाने और असहिष्णुता को बढ़ावा देने की रीति नीति के बुरे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। अखिलेश ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार जब से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार हिंसक हमले होने लगे हैं। प्रदेश की जनता सकते में है। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा की नफरत फैलाने की रीति नीति के बुरे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सच लिखने वाले पत्रकारों पर खनन माफिया और भू माफिया तो अपनी ताकत दिखाते ही रहे हैं, अब स्थानीय अपराधी भी बेखौफ हो रहे हैं। स्वयं पुलिसकर्मी भी उनके साथी बन जाते हैं। ऐसे में न्याय पाने के लिए जनता कहां जाए। सपा मुखिया ने कहा कि गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को बदमाशों ने इसलिए क्योंकि उसने भांजी से छेड़छाड़ के मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने कुछ किया नहीं, उल्टे उन्हें ही शिकायत करने की सजा मिल गई। फिर तो बदमाशों की हिम्मत बढ़ेगी ही। पुलिस ने अगर समय पर कार्रवाई की होती तो पत्रकार की जान नहीं जाती। अखिलेश ने कहा कि सपा पत्रकार के आश्रितों को 25 लाख रुपए भाजपा सरकार द्वारा दिए जाने की मांग करती है। इनके पीड़ित परिवारजनों के प्रति सहानुभूति में समाजवादी पार्टी ने 2 लाख रुपए की मदद की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सोमवार तक सस्पेंस। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई 24 जुलाई तक रोकने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर रहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। जोशी की इस याचिका पर पायलट खेमे ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न किया जाए। जस्टिस अरुण मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी के राजस्थान हाईकोर्ट की कार्रवाई को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने स्पीकर पर सवाल उठाया और पूछा, अगर अध्यक्ष खुद से 2 बार असहमत हो सकते हैं तो वह 24 घंटे तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते। राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष सिब्बल के आगे की कार्रवाई पर रोक के अनुरोध पर शीर्ष अदालत का कहना है कि ये लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे सुनना चाहता है और कल मामले पर सुनवाई जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने कपिल सिब्बल से कहा कि मामले की सुनवाई होने दें, आपके सवालों के लिए लंबी सुनवाई की जरूरत है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित करने के लिए कहा, लेकिन अदालत का कहना है कि इसकी जांच की जरूरत है। इसके बाद सिब्बल ने शीर्ष अदालत से हाईकोर्ट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने के लिए कहा, लेकिन अदालत ने कहा कि यह अभी नहीं हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले 2 दिन खतरा, IMD की चेतावनी, देश के इन हिस्सों में भारी बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, मानसून ने पूरे भारत को गीला कर दिया है। हाँ, यह अलग बात है कि इस बार राजस्थान में कम बारिश हुई है या नहीं, लेकिन उत्तर भारत में बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 3 दिनों से देश के अधिकांश राज्यों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम
मौसम में बदलाव आया है। बारिश से न केवल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, बल्कि हल्की ठंड का एहसास भी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। आज 23 जुलाई को कई राज्यों में भारी, मध्यम और हल्की बारिश होने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का नारंगी अलर्ट जारी किया है। भारत के मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में दिन भर बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके बाद बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। 23 जुलाई को भिवानी, जिंद, कैथल, सोनीपत, बागपत, मेरठ, नूह, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, चांदपुर, मुरादाबाद, शामली, गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र, करनाल और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। अगले कुछ घंटों में बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में शामिल होने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी ने राजनीति छोड़ी। जी हां दोस्तों, बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी मेहताब हुसैन ने बुधवार को कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। कोलकाता मैदान में मिडफील्ड जनरल के नाम से मशहूर हुसैन ने कहा कि राजनीति छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत है, क्योंकि वह राजनीतिक दल में शामिल होने के अचानक लिए गए फैसले से अपने परिवार और शुभचिंतकों को हुई पीड़ा से व्यथित हैं। ईस्ट बंगाल के पूर्व कप्तान को भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा मंगलवार को मुरलीधर सेन लेन स्थित दफ्तर में भारत माता की जय के नारों के बीच भाजपा का झंडा थमाया गया था। हुसैन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, आज से मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए तेजस्वी बोले, घेर पर हम बिहार में चुनाव नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कोरोना काल में चुनाव न कराने की लगातार अपील कर रहे हैं। बुधवार को वो उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। मधुबनी में उन्होंने कहा कि घेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में लोक ही नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इससे पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव को टालने की अपील की थी। इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बुधवार को तेजस्वी यादव मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। यहां पर न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति भयावह और नाजुक है। गाँव के गाँव बाढ़ से ग्रस्त हैं। हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि वो इस पर विचार करें। तेजस्वी ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता है जान बचाना, क्योंकि जान है तो जहान है। लोकतंत्र में लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप चाहते हो कि लोग वोट करने आए और सीधे शमशान घाट जाएं। लाशों की ढेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। बाढ़ के कारण जो फिलहाल हालत है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, लोगों को जान बचाने में मुश्किल आ रही है। नीतीश की अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार बाढ़ में डूब गया और नीतीश जी के आंख के आंसू सूख गए। नीतीश जी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन 7 तारीख को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वर्चुअल रैली अटेंड करेंगे। नीतीश कुमार जी की इंसानियत खत्म हो गई है और अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची होती तो वो अब तक इस्तीफा दे दिए होते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बेहाल, आरजेडी सांसद ने नीतीश सरकार को फेल बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार दोहरी आपदा के एक साथ झेल रहा है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण सामुदायिक विस्तार की ओर अग्रसर है तो दूसरी ओर कई जिलों में बाढ़ तबाही मचा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि दोनों ही मामलों को वह गंभीरता के साथ निपट रही है, लेकिन शासन के दावों पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है और कुव्यवस्था को उजागर करते हुए लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती रही है। इसी क्रम में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को मिथिलांचल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर गए तो दिल्ली में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को बिहार की बेहाल स्थिति पर एक पत्र लिखा। इसमें आरजेडी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को बिहार में कोरोना और बाढ़ से दोहरी मार की जानकारी देते हुए तत्काल केंद्र सरकार की पहल की उम्मीद जताई। आरजेडी सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार में नाजुक स्थिति है। एक तरफ बाढ़
तो दूसरी तरफ कोविड-19 की आपदा ने बिहार राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि राज्य की राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना में हर दूसरे जांच में संक्रमण की खबर है, पर जांच भी नहीं हो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जताई कि कोरोना के जितने मामले दर्ज किए गए हैं, केस इससे कहीं और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस सघनता के साथ जांच नहीं हो पा रही है। आरजेडी सांसद ने मुफस्सिल और जिला अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट जैसे मूलभूत चीजों की कमी का भी जिक्र किया है। मनोज झा ने आगे लिखा कि एक तरफ जहां आम लोग कोविड-19 रमन की आशंका से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने कई जिलों को चपेट में ले लिया है। जान माल की क्षति का आकलन तो दूर, आपदा प्रबंधन की पहल कर्मियों का कोई संकेत अब तक नहीं देखा गया है। जहां तक कोरोना वायरस में 2 गज की दूरी चाहिए, वहां बाढ़ के प्लेग से प्रभावित एक बड़ी आबादी के पास यह विकल्प खत्म हो जाता है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा है कि वे अपने घरों को वापस आ तो गए हैं, पर इस महामारी और अभी की बाढ़ ने इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आरजेडी सांसद ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से सार्थक पहल की उम्मीद करते हुए आगे लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि बिहार सरकार ने कोविड-19 की दोहरी आपदा से लड़ने के लिए केंद्र के समक्ष क्या प्रस्ताव किया है, लेकिन कोरोना वायरस और बाढ़ के दोहरे संकट के मध्य बिहार पूरे देश के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से मैं अपने दल की ओर से आपकी सार्थक और सकारात्मक पहल की आशा में यह पत्र लिख रहा हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के फैलाव को देखते हुए पटना हाईकोर्ट का फैसला, 27 जुलाई से 6 अगस्त तक आंशिक अवकाश की घोषणा। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने आंशिक तौर पर अवकाश का फैसला किया है। पटना हाईकोर्ट में आगामी 27 जुलाई से 6 अगस्त तक आंशिक तौर पर छुट्टी रहेगी। इसकी जानकारी रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्षों, बिहार सरकार के महाधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट में भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर एन के सिंह को दी गई है। इसके पहले कोरोना काल के बीच पटना हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक के मामलों की सुनवाई कर रहा था। पटना हाईकोर्ट में इस साल 24 मई से 21 जून के बीच होने वाली गर्मी की वार्षिक छुट्टी को भी टाल दिया गया था, लेकिन अब कोरोना महामारी के फैलाव को देखते हुए 27 जुलाई से 6 अगस्त के बीच आंशिक तौर पर छुट्टी की घोषणा की गई है। पटना हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है। हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात कई जवानों को पिछले दिनों संक्रमित पाया गया था, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक कोर्ट के अंदर संक्रमण नहीं पहुंचा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के बड़े बदलाव में बाहर होंगे कई नरम नेता, हाईकमान ने दिए साफ संकेत। जी हां दोस्तों, लंबे अरसे से राजनीतिक चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरी कांग्रेस को राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत से उपजे ताजा संकट ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में जल्द व्यापक बदलाव के लिए सोचने पर बाध्य किया है। पार्टी की गंभीर चुनौतियों के मद्देनजर ही पायलट प्रकरण का बवंडर थामने के बाद कई राज्यों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में भी बड़े बदलाव होंगे, जिसका अंदरूनी खाका तैयार करने की पहल शुरू कर दी गई है। संगठन में होने वाले इन बदलावों में जाहिर तौर पर राहुल गांधी की राजनीतिक रीति नीति की परोक्ष या प्रत्यक्ष छाप होगी, जो देर सबेर कांग्रेस की कमान फिर संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संगठन के प्रस्तावित नए ढांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सियासी लड़ाई में नरम रुख की पैरोकारी करने वाले चेहरों को तवज्जो मिलने की गुंजाइश बेहद कम है। राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपने के उचित समय को लेकर पार्टी की दुविधा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी अभी कुछ और समय तक पद पर रह सकती हैं, लेकिन एआईसीसी संगठन में बड़े बदलाव तो लगभग तय माने जा रहे हैं। संगठन में होने वाले इन बदलावों में जाहिर तौर पर राहुल गांधी की राजनीतिक रीति नीति की परोक्ष या प्रत्यक्ष छाप होगी। इस लिहाज से राज्यों और एआईसीसी दोनों में जहां युवा चेहरों को तवज्जो मिलेगी, वहीं कई पुराने नेता किनारे किए जाएंगे। पार्टी में चर्चा गर्म है कि पीएम मोदी के खिलाफ सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज कर अपनी सियासत आगे बढ़ाते रहे कई बड़े पार्टी नेताओं की कांग्रेस संगठन से विदाई तय है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार को अध्यक्ष और गुजरात में युवा हार्दिक पटेल को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी नेतृत्व ने इसका पुख्ता संदेश भी दे दिया है। इन दोनों ने अपने सूबों में भाजपा के खिलाफ न केवल आक्रामक जंग लड़ी है बल्कि जेल तक गए हैं। इसी तरह कई बड़े चेहरों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू कांग्रेस नेतृत्व के भरोसे पर इसलिए खरा उतर रहे हैं क्योंकि वे सत्ता के डंडों के बावजूद सूबे की भाजपा सरकार के खिलाफ सियासी जंग में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पार्टी में इस पर कोई संदेह नहीं कि देर सबेर राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान फिर संभालेंगे। ऐसे में पीएम मोदी पर सीधे हमला नहीं करने की राहुल की रणनीति पर बार बार सवाल उठाते रहे पार्टी नेताओं के लिए मौजूदा ढांचे में बने रहना मुश्किल होगा। सचिन पायलट के भाजपा से सियासी सांठगांठ करने की वजह से ही करीबी दोस्ती के बावजूद राहुल ने पायलट को मनाने की एक सीमा से ज्यादा कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में पायलट के सहारे तोड़फोड़ के जरिए सत्ता पलटने की कोशिशों को कांग्रेस अपने अस्तित्व पर गंभीर प्रहार की भाजपा की राजनीतिक कार्य योजना का हिस्सा मान रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 5 राज्यसभा सांसदों ने ली शपथ। आरजेडी ने कहा लालू यादव के चलते ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा के नवनिर्वाचित 45 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चुने गए सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि राज्यसभा के चुने गए सदस्यों में बीजेपी के 17, कांग्रेस के 9, जेडीयू के 3, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के 4 सदस्य शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास दुबे, सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को नसीहत, ऐसी घटना दोबारा ना हो। जी हां दोस्तों, विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य में ऐसी घटना फिर से ना हो। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच समिति को भी अप्रूवल दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच करने वाली समिति में रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान और यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया गया है। जांच कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करने को कहा है। सचिव और अन्य अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू पर गंभीरता से जांच करेगा। इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जांच समिति में जस्टिस BS चौहान और पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया जाएगा। जस्टिस चौहान ही समिति की अध्यक्षता भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति को 2 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील घनश्याम उपाध्याय ने राज्य के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। वकील ने कहा कि जस्टिस चौहान का नाम क्यों सुझाया गया है। हमने 12 जजों के नाम सुझाए थे। इस पर CJI ने कहा कि हम जस्टिस की पसंद खोजने के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता के वकील घनश्याम उपाध्याय ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। समिति में केवल बाहर के लोग हों। इस पर CJI ने कहा कि हैदराबाद मामले में यही समस्या थी जो हम चाहते थे कि आयोग दिल्ली में बैठे, लेकिन हमने पाया कि सारे सबूत तेलंगाना में है। जब यूपी में सबूत है तो आयोग को दिल्ली में क्यों बैठना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इस मामले में जुड़ी जांच को अगले 1 हफ्ते में शुरू करें। 2 महीनों के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी कहा कि वह सुनिश्चित करे कि इस तरह की कोई भी घटना भविष्य में ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा विधायक ने योगी सरकार पर ही उठा दिए सवाल। कहा इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, जिससे शिकायत करो वही वसूली कर लेता है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी ही पार्टी की सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख और सुन रहा हूँ। वह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिससे शिकायत करो वह खुद ही वसूली कर लेता है। हरदोई के गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर यह पोस्ट लिखी है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सच कहां छुपाए छुपता है। यह बीजेपी फॉर इंडिया की विधायक अपनी ही #माय योगी आदित्यनाथ सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए, लेकिन मीडिया के मुंह पर ताला और आंखों पर पड़ी पट्टियों के चलते कहां दिखाया जाएगा। अब सोचिए, अगर यह गैर भाजपा के विधायक होते फिर क्या हो रहा होता। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब श्याम प्रकाश ने सरकार के खिलाफ सवाल उठाया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में उन्होंने विधायक निधि के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। उन्होंने हरदोई के मुख्य विकास अधिकारी को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने विधायक निधि की तरफ से दिए गए 25 लाख रुपए का अपना योगदान वापस मांगा था। उन्होंने फेस मास्क, PPE, सैनिटाइजर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए दान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि जिलाधिकारी से मीटिंग के बाद उन्होंने अपना पत्र वापस ले लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ की मांग, बैलेट पेपर से हो मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी विधानसभा उपचुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से देश में आगामी चुनावों के दौरान प्रचार पर उनके विचार और सुझाव मांगे थे। इस मामले में आयोग ने सभी पार्टियों से 31 जुलाई तक जवाब मांगा था। बता दें कि कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने चुनावों में 65 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा नहीं देने का फैसला किया था। हालांकि आयोग ने दिव्यांगों, 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं, जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ कोरोना संक्रमितों को विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। आयोग ने इस फैसले के पीछे कोरोना का हवाला दिया था। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव, जबकि बिहार में विधानसभा का चुनाव कराए जाने हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।